हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बेसिक अब चल रहा था हम लोग का, तो उसमें मैटर वगैरह देखे थे कि मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी बेसिक ही चल रहा है ना। एलिमेंट जो बताए थे कि एलिमेंट क्या होता है, तो वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है। तो अब एलिमेंट में जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम है, सिमिलर टाइप ऑफ एटम जो है वो सब एलिमेंट हुआ। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल लिए कि मान लो सोडियम है ना। तो सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम में एटम कितना होगा। जैसे सोडियम का हम एक इस टाइप का प्लेट ले लिए है ना, सॉलिड फॉर्म में, तो इसमें बहुत सारा एटम होगा। तो उस एटम से हम कोई एक एटम उठा लिए यहाँ पे है ना। बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर में है ना, वो इलेक्ट्रॉन बाहर में है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर में, तो इस सबसे पहले इसमें एलिमेंट को हम डिनोट किससे किए, एक्स से, है ना, कैपिटल एक्स। ये एलिमेंट है, इसके ऊपर में जो लिखा रहता है उसको ए से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर नीचे जो होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। और इस कैपिटल जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर ऊपर वाला है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को ही हम बोलते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उस एटम में, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका कंडीशन होना चाहिए कि एटम न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, एटम न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। अब समझाएंगे वो होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर डिनोट किससे किए, जेड से। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ए मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जब भी हमको कोई एलिमेंट में हमको निकालना हो, जैसे हम सोडियम एटम ले लिए, मैग्नीशियम का ले लिए, एल्यूमिनियम ले लिए, तो उसमें हम तुमसे पूछे कि जैसे मान लो अभी हम सोडियम में लिए हैं, तो सोडियम का जेड होता है 11 और मास नंबर होता है 23। तो हम तुमसे पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जितना होता है जेड वही होता है इलेक्ट्रॉन। तो कितना इसमें जेड है, जेड है 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, तो जितना जेड है नीचे वाला, जितना जेड वही उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर। फिर हम बात किए क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ पे है, इस फार्मूला में है। तो क्या है बताओ, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं, मास नंबर में से हम प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। दोनों बराबर है, तो ऊपर में से नीचे वाला को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो मास नंबर में से क्या घटा दिए, प्रोटॉन का नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो ऊपर में से नीचे को माइनस करेंगे तो ऊपर कितना है 23, नीचे कितना है 11, तो कितना हो गया ये 12। यानी कि न्यूट्रॉन कितना है इसमें
12, प्रोटॉन कितना है 11 और इलेक्ट्रॉन कितना है 11। तो ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, चलिए और हम बताते हैं इसी का और एग्जाम्पल देख ले। जैसे हम बात किए मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12 और 24। अब तुमसे हम इसमें पूछे कि बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, तो जितना होता है एटॉमिक नंबर, कितना है एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें भी 12 है ना। हम बोले हैं कि एटम न्यूट्रल है, इसमें एटम न्यूट्रल है ना, इसमें आयंस नहीं हुआ है जनरेट अभी। तो आयंस का जब कैटेगरी आएगा तब बढ़ाएंगे उसमें और कि कैसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें न्यूट्रल में जितना एटॉमिक नंबर आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उतना ही। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 12। अब हम तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो ऊपर में से 24 में से 12 घटा दिए तो कितना बचा, क्योंकि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं, तो कितना हुआ है 12, है ना। तो इसका तीनों बराबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम बात किए एल्युमिनियम का, तो कितना है 13 और 27। अब बताओ इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसका। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा जितना एटॉमिक नंबर, तो कितना है 13। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर वो भी 13। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसका, तो वो कितना हो जाएगा ऊपर माइनस नीचे, तो ऊपर कितना है 27, यानी कि मास नंबर में से जेड घटा देंगे तो क्या बन गया 13, तो हो जाएगा ये 14। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बन गया वो क्या बना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाल ही सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए हमेशा के लिए याद रख लो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये हुआ a माइनस जेड, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का निकालने का फार्मूला क्या हुआ a माइनस जेड, है ना। तो यहाँ से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, है ना, तो हम किसी के लिए भी उसका क्या चेक करेंगे, मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, तो हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला। अब आओ आयंस पे। अब देखो आयंस दो टाइप का है, एक हुआ कैटायन जिस पे प्लस चार्ज होता है ना, एक हुआ एनायन जिस पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल बोले Mg2+, तो अब देखो इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। यहाँ पे देखो हम इसका एग्जांपल लिए O2-, और एग्जांपल ले लिए जैसे एल्युमिनियम 3+, इसका और एग्जांपल ले लिए तो N3-, है ना, N3- हो गया, और Cl-। ये सब क्या है, आयंस का दो कैटेगरी, कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन के लिए Mg2+, Al3+, एनायन के लिए O2-, N3- और Cl-। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर आयंस के लिए जो टॉपिक चल रहा है, किसके लिए, फॉर आयंस के लिए, सबसे पहले जैसे हम बात किए Mg2+ का, तो Mg2+ का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो Mg2+ में कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि Mg का कितना होता है, ये एटॉमिक नंबर 12 और ऊपर में कितना हो गया 24। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है। तो सबसे पहले देखो आयंस आने से, ये जो आयंस आया है वो आयंस आने का मतलब ही होता है कि केवल इलेक्ट्रॉन पे फर्क आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे नहीं आता। अब ऐसा क्यों, तो हम आगे समझाएंगे। अभी के लिए ध्यान रख लो कि जब भी प्लस और माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन पे फर्क आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे फर्क आएगा, तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दे देना, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ले लेना। इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे है प्लस, मतलब ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, तो जितना ये नंबर रहेगा, जैसे यहाँ 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक, तो पहले इसमें न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं, और यहाँ पे चार्ज आ गया तो इसको हम बना दिए न्यूट्रल नहीं है, ये आयंस हो गया। ठीक है, तो आयंस में भी कौन सा है, ये कैटायन है क्योंकि प्लस चार्ज है। अब प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले था इसका इलेक्ट्रॉन 12, 2 निकल गया, तो कितना बचा 10। ठीक है, अब देखो इसमें हम तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं आता आयंस की वजह से,
तो जैसा न्यूट्रल में था वैसा ही आयंस में भी होगा। तो कितना है इसका प्रोटॉन 12, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। बात रहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होता। तो बताओ ऊपर कितना है 24, A माइनस जेड, वो कितना बना 12। ठीक है, तो हम आयंस के लिए ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बात किए एल्युमिनियम 3+, तो एल्युमिनियम का कितना होता है 13 और 27। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का कितना होगा। तो पहले ये कितना था 13 था, 13 में से प्लस मतलब निकालना, कितना निकाल दिया 3, तो 13 में से 3 चला गया, तो कितना बचा इसके पास 10। फिर बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना है इसका 13 है, जेड का वैल्यू वही हो जाएगा प्रोटॉन, और साथ में न्यूट्रॉन। तो बताओ न्यूट्रॉन क्या करें, तो न्यूट्रॉन के लिए कितना है एक कितना है इसका 27 और जेड कितना है 13, तो कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं आयंस में। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एनायन का। तो फॉर एनायंस के लिए जैसे हमको पता है कि O2 माइनस है, तो O2 माइनस का मतलब क्या, तो माइनस है जो कि आयंस बता रहा है, उसमें कौन सा कैटेगरी है एनायन, क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो कैटायन होता। अब बताओ ये 2 माइनस बोला है, 2 माइनस बोलने का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आ गया है बाहर से। तो बाहर से आने का मतलब क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले इसका क्या था 8 इसके पास एटॉमिक नंबर और 16 इसका मास नंबर। ठीक है, तो इसमें हम तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पहले कितना था 8, कितना आ गया, माइनस मतलब आ जाना, तो आ गया माइनस मतलब आ गया, और कितना आया 2, तो कितना हो गया 8 पहले था 2 आ गया, तो टोटल हो गया 10। ठीक है, फिर हम बोले कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो बताओ, तो पहले कितना था 8 है ना, और हम बता चुके हैं कि एनायन कैटायन या आयंस की वजह से इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा पहले जैसा ही 8, जैसा न्यूट्रल में होता था, तो यहाँ 8। फिर तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना है, तो 16A माइनस जेड कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया O2 माइनस। जैसे हम पूछे Cl माइनस, तो Cl का हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 17 है और 35 वाला आइसोटॉप्स ले लो। तो हम बात किए कि इसमें नंबर ऑफ बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो देखो क्लोरीन में कितना है इसका एटॉमिक नंबर 17, एक माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बताओ प्रोटॉन पहले कितना था न्यूट्रल में 17, तो अब भी कितना होगा 17। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसके पास, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बताओ, तो 17 है, तो ऊपर ए कितना हो गया 35 माइनस 17, तो कितना हो गया 18। ठीक है, तो ये हुआ Cl माइनस का एग्जाम्पल। तो एनायन और ये हुआ कैटायन, आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अब हम बात करते हैं चार्ज और मास का। किसका, चार्ज और मास का, जो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसका हम चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताओ चार्ज पूछे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक, फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, तो होता है +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और हम पूछे कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है न्यूट्रल होता है, तो 0 बोल सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अब हम बात किए मास। बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। फिर हम पूछे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, और यहीं पे मास ऑफ न्यूट्रॉन बोले
हाँ, तो वो भी लगभग इतना ही होता है, हल्का सा न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। तो उसको ध्यान रख लेंगे क्या, कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हुआ चार्ज, ये है मास। इसको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर यहाँ के बाद एक लाइन और याद रखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन, देखो अभी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, न्यूट्रॉन का हल्का से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास इससे 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये भी रिलेशन याद रखेंगे क्योंकि इसका काम है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो जितना भी बेसिक पार्ट है सबका यूज आएगा चैप्टर में, तो हम जितना सिखा रहे हैं बेसिक में उसको ध्यान में रखते चलना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे। इस रिलेशन से बहुत सारा चीज़ आसान हो जाता है आगे चल के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आता है रिलेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब आते हैं हम रिलेटिव चार्ज पे। देखो रिलेटिव चार्ज क्या होता है, तो रिलेटिव चार्ज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात किए, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो था वो कितना था, एक काम करते हैं इसको छोटा सा लिखते हैं। रिलेटिव चार्ज बात किए किसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, तो वो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, किसमें, माइनस में ये था। फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और फिर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना था, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 था। ठीक है, देखो यहाँ से हमको रिलेटिव डिफाइन करना है, तो रिलेटिव से पहले जान लो कि ये सब इसका एब्सोल्यूट चार्ज हुआ। एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब फिक्स चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब रियल चार्ज, इस पर ये सब चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल चार्ज होता है इतना, और प्रोटॉन पे होता है इतना, और न्यूट्रॉन पे 0। तो ये सब एब्सोल्यूट चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चार्ज, है ना, एब्सोल्यूट चार्ज, ध्यान रखना है। अब हमको डिफाइन करना है रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज समझने से पहले एक चीज़ समझो कि रिलेटिव होता क्या है। तो रिलेटिव चीज़ें निकालने के लिए हमको किसी चीज़ का रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे हम बोले तुमको कि ये ए का मास है 20 kg और ये बी का मास है 10 kg। हमको बताओ कि अभी ये जो 20 kg है वो ए का मास है, ये 10 kg बी का मास है, तो इसका एक्चुअल मास है, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मास। लेकिन जब हम बोले कि रिलेटिव मास बताओ किसका, ए का, तो क्या करेंगे, तो जिसका हमको रिलेटिव निकालना होता है उसको हम मास लिखेंगे ऊपर, कितना है 20 है, और जिसके रिस्पेक्ट है ये रेफरेंस है, कि इसके रेफरेंस में बताना है कि रिलेटिव मास क्या है। मतलब रिलेटिव निकालने के लिए हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ का। ठीक है, तो रिलेटिव मास लिए हैं तो इसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं, तो बताओ ए का मास कितना है 20 और बी का कितना है 10, कितना आया 2। तो ये जो 2 आया ये क्या है, रिलेटिव मास ऑफ ए है। इसका मतलब क्या वो समझो कि ए का मास बी के मास से 2 टाइम्स ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव, है ना। रिलेटिव चीज़ें ऐसे देखेंगे कि एक दूसरे से क्या रिलेशन बन रहा है। या फिर हम तुमसे पूछे कि रिलेटिव मास ऑफ बी बताओ, क्या करेंगे, तो बी का रिलेटिव मास कैसा आएगा, बी का मास कितना है 10 और ए का कितना है 20, तो कितना हुआ, ये हाफ हो गया। मतलब बी का मास इससे कितना कम हुआ, तो इतना कम है। बात समझ में आया। तो ए और बी में ये रिलेशन हुआ। मतलब रिलेटिव निकालने के लिए पहला चीज़ रेफरेंस हमको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर उसको जिसका रिलेटिव निकालना है उसका अगर मास निकाल रहे हैं रिलेटिव मास, तो उसका मास ऊपर रखो, और जिसका रेफरेंस निकाल रहे हैं तो रेफरेंस का चीज़ें नीचे रखते हैं, तो वहाँ से आता है हमको रिलेटिव चीज़। तो ये था एग्जाम्पल। अब इसी का अप्लाई करेंगे यहाँ पे रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए। ये तो रिलेटिव मास था, हमको निकालना है रिलेटिव चार्ज। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो हमको चाहिए रिलेटिव चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या करें भाई, तो इलेक्ट्रॉन का, एक मिनट,
तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं? तो देखो एक्चुअल चार्ज ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज है तो उसका हम चार्ज ऊपर लिखेंगे। अब हमको किसी न किसी इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो रेफरेंस हम ले लेते हैं जनरली ये वाला। तो कितना है ये, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। तो ये आया -1, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 हुआ। किसको रेफरेंस लिए हम? प्रोटॉन का चार्ज को रेफरेंस लिए, ठीक है। तो अब आ जाओ रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बताओ इसका रिलेटिव चार्ज कितना होगा? तो कितना है ये 1.6 × 10⁻⁻19। तो उसका चार्ज ऊपर लिखो, है ना, उसका चार्ज ऊपर लिखो 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर नीचे आ जाओ तो 1.6 × 10⁻19 खुद ही का रेफरेंस है तो उसी के साथ लिख देंगे। तो कैंसिल हो गया, कितना आया? ये आया +1। और रिलेटिव चार्ज न्यूट्रॉन का कितना हुआ? तो न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल चार्ज खुद का 0 है, अपन में प्रोटॉन का चार्ज तो ऊपर ही 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, तो ये रिलेटिव चार्ज हुआ। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना आता है? -1, प्रोटॉन का कितना होता है? +1, और न्यूट्रॉन का कितना हुआ? 0 हुआ। रेफरेंस किसका लिए? इसका लिए, ठीक है। तो रिलेटिव चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर दिए। सेकंड चीज़, रिलेटिव चार्ज होता है यूनिटलेस। कैसा होता है ये? यूनिटलेस। ये भी ध्यान रखना है कैसे यूनिटलेस होता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ऊपर में लिखे हैं वो भी कूलम में है, नीचे वाला भी कूलम में, कूलम कूलम कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट नहीं बना। इसलिए रिलेटिव टर्म जो होता है वो रेफरेंस के हिसाब से अगर ले रहे हैं किसी भी चीज़ का तो वो यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, हमको उसका यूनिट का ज़रूरत नहीं पड़ता। बात समझ में आया? तो ये सब हुआ रिलेटिव। अब इसका सिग्निफिकेंस समझाते हैं। पहला चीज़ ये है एब्सोल्यूट चार्ज, ये है रिलेटिव चार्ज। तो एब्सोल्यूट चार्ज तुम्हारा एक्चुअल चार्ज और रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ये सब रिलेटिव चार्ज निकाल दिए। तो अब इसका यूज क्या है तो वो देखो जैसे हम अभी समझाए थे कि अभी हम बोले थे ना कि Mg2+ है, इसका मतलब क्या है ना। तो Mg2+ का मतलब क्या है वो समझो। जैसे ये मैग्नीशियम का एटम है, तो इस एटम में मैग्नीशियम पे ये 12 है, ऊपर में 24 है, ठीक। तो 12 क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, और न्यूट्रॉन भी 12 ही है लगभग। तो इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का है 12 बाहर में, है ना, बीच में क्या है? न्यूक्लियस। इसमें भी 12 क्या है? प्रोटॉन, और 12 क्या है? न्यूट्रॉन है, और ये 12 इलेक्ट्रॉन है। बात समझना कि अभी ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलने का मतलब क्या कि प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? लगभग सेम है। क्यों सेम है? कि कोई बताए थे प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19। दोनों चार्ज सेम हो गया। तो चार्ज सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो कहने का मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा। तो इस पे टोटल कितना चार्ज है? 12 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 12 प्रोटॉन का चार्ज वैल्यूज वाइज तो सेम ही होगा। अब एक प्लस है एक माइनस, मतलब आपस में दोनों कैंसिल कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि एटम अभी क्या है? न्यूट्रल है, मतलब ये वाला न्यूट्रल है। लेकिन जब न्यूट्रल से हम आएंगे आयंस पे, तो इसका मतलब समझना कि बाहर में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जो निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अंदर करके, जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर से ला दिए एटम के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहर में रहता है इसलिए ये आवागमन होता रहता है। अंदर में न्यूट्रॉन का नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है। तो बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं चाहे ऐड करते हैं, तो यही टर्म हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वहाँ पे इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसको हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। अभी सिंपल इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से अगर निकालेंगे तो क्यों यहाँ पे ये आ जा रहा है, क्यों माइनस आ जा रहा है। तो सबसे पहले समझना, ये 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तुमको समझाए थे कि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना। टोटल कितना है? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए। तो निकालो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या बना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी भी 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक। तो अब बताओ 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन में 10-10 ही कैंसिल हो पाया, बच क्या गया? 10 प्रोटॉन, मतलब सॉरी 10 प्रोटॉन तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? ये बचा 2 प्रोटॉन बच गया। अब 2 प्रोटॉन तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या करें? तो यहीं पे कंसेप्ट आ रहा है किसका? जो 2 प्रोटॉन आया ना, 2 प्रोटॉन का कंसेप्ट आया कि इस पे चार्ज आ गया। अब चार्ज आया, कैटायन है कि एनायन है, तो कैटायन पे मतलब प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन का क्या वैल्यू है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अगर प्रोटॉन पे माइनस होता तो माइनस आता वहाँ पे,
तो यहाँ प्लस आया क्योंकि 2 प्रोटॉन बच गया। तो ध्यान में रखना है कि जब भी जैसे हम बोले एल्यूमिनियम 3+, मतलब पक्का है कि उसमें कितना प्रोटॉन बचा, 3 प्रोटॉन बचा। बात समझ में आया है ना। तो अब हम तुमको बोले Cl-, मतलब पक्का है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। O2-, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। इलेक्ट्रॉन बचा है इसलिए माइनस चार्ज आया, प्रोटॉन बचा है इसलिए प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि 2 प्रोटॉन बच गया है। तो 2 प्रोटॉन पे 1 प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, 2 प्रोटॉन पे मतलब कि 2 प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है इसलिए क्या आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखना 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आया। अब ये नंबर को हम कहाँ डालेंगे, इसके एटम पे, मतलब हमको मैग्नीशियम पे लिखना पड़ेगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये हमेशा ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो अब ये नंबर बार बार लिखेंगे तो ये लिखने में हमको दिक्कत आएगा। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आया रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट। मतलब हमको पता है कि 1 प्रोटॉन पे +1, इलेक्ट्रॉन पे -1, शॉर्टकट में जिसको रिलेटिव चार्ज बोल रहे हैं। तो वो प्रोटॉन है तो कितना है 1+, 2 प्रोटॉन है तो 2+, इसलिए इस पे ये 2+ आया। तो एक्चुअल ये हुआ और ये हुआ तुम्हारा रिलेटिव, मतलब ये लिखेंगे तो एब्सोल्यूट चार्ज हुआ mg पे, ये इसका रिलेटिव चार्ज हुआ। तो रिलेटिव चार्ज लिखना आसान है, एब्सोल्यूट चार्ज लिखना बार बार हम इसको नहीं लिख सकते, इसलिए इसको रिप्लेस करके इसमें लाया गया। मतलब जितना भी केटायन एनायन सब बन रहा है वो सब क्या है, रिलेटिव चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज कुछ और होगा। समझ में आया। तो 2 कंसेप्ट क्या समझा है कि इस पे चार्ज है तो वो हम समझा दिए पूरा एक्सप्लेन करके, और 2+ है मतलब पक्का है कि उस एटम में 2 प्रोटॉन बचा है, और 2 प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज 1 प्रोटॉन पे +1 होता है तो 2 प्रोटॉन पे 2+ हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल चार्ज तुमको यहाँ लिख रखे हैं, इसको लिखने में दिक्कत होता है इसलिए हम वैसा लिखते हैं। बात समझ में आया। तो ये हुआ रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम तुमको लेके बता देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 3+ है। अब बताओ एल्यूमिनियम 3+ में एल्यूमिनियम पे कितना इलेक्ट्रॉन, 13, मास नंबर इसका 27। अब बताओ इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 13 है। प्रोटॉन कितना है इस न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन है इसमें 13 और न्यूट्रॉन कितना है 14। अब बताओ इससे हम क्या कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब बचा कितना 10। इसमें प्रोटॉन कितना है 13, न्यूट्रॉन कितना है 14। अब बताओ 13 है, 13 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 10 ही है। तो बताओ 10 तो कैंसिल हो जाएगा, बच कितना जाएगा 3 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन पे +1 तो 3 प्रोटॉन पे 3+, तो वो 3+ आ गया। अब हम तुमसे पूछे कि एक्चुअल बताओ कितना आया इस पे, तो एक्चुअल 3 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा। तो 3 इंटू 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये एक्चुअल हुआ है। अब ये बार बार हम लिख नहीं सकते क्योंकि टफ है, लिखना आसान नहीं है, इसलिए इसको शॉर्टकट में रिलेटिव चार्ज के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बोले Cl-, तो ये रिलेटिव चार्ज है, लेकिन इस पर कितना है रिलेटिव चार्ज -1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है। अब जैसे बोले O2-, इसमें ये रिलेटिव चार्ज है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये सब हुआ रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो आया समझ। तो ये हुआ रिलेटिव चार्ज। एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब निकालना सिखा दिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।